18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमले हुए। पूरा देश गुस्से में था। आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या हम चुप बैठेंगे? लेकिन उस वक्त भीड़ से दूर एक इंसान अपनी पूरी नाकामियों का बोझ उठाए एक ऐसी कहानी बुन रहा था जो इंडियन सिनेमा का चेहरा बदलने वाली थी। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही डायरेक्टर है जो आगे चलकर इसी हादसे पर फिल्म बनाकर नेशनल अवार्ड जीतने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदित्य धर की। दोस्तों, ये कहानी है उस डायरेक्टर की जिसने हमें जोश दिखाया ही नहीं बल्कि उसे हाई करना भी सिखाया। उसका कश्मीरी पंडित आइडेंटिटी का दर्द, उसकी चाइल्डहुड की डिसलेक्सिया की बीमारी जो उनको पढ़ने नहीं देती थी, उनका क्रिकेटर बनने का सपना जो टूट गया राजनीति के कारण, और कैसे उन्होंने 6 साल के अश्वत्थामा फिल्म का इंतज़ार जो बाद में कभी बन भी नहीं पाई, वो सब झेलने के बाद एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने बॉलीवुड का फेक स्पाई यूनिवर्स का घमंड चकनाचूर कर दिया। आज हम उनके धुरंधर बनने की पूरी टाइमलाइन डिकोड करेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है बल्कि ये आपको जिंदगी में एक सीख भी देगी कि हार मान लेने से पहले 100 बार सोच लेना भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। क्या पता कि इस कहानी से शायद आपके लिए भी एक मोटिवेशन का काम कर जाए, अगर आप अपनी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और परेशान हैं तो। आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य धर की कहानी की जड़ें कश्मीरी पंडित आइडेंटिटी से जुड़ी थी। वो दर्द जो उनके परिवार ने मिट्टी को छोड़ते वक्त सहा था। लेकिन उनका बचपन सिर्फ इसी कारण से आसान नहीं था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आदित्य बचपन में ही सीवियर डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसेबिलिटीज से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको पढ़ने लिखने में कितनी दिक्कतें आती थी। उनको सिर्फ 2 से 3 पेज पढ़ने में उनको पूरा दिन लग जाता था। ये बात उन्होंने खुद कही। डिसलेक्सिया के कारण किताबों के शब्द उनके लिए एक उलझन थी और स्कूल में उन्हें अक्सर पिछड़ा हुआ समझा जाता था। उन्होंने खुद कहा कि कैसे वो चीज़ों को नॉर्मल बच्चों की तरह प्रोसेस नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और क्रिकेट को अपना सहारा बनाया, जो उनका पैशन था। वो दिल्ली की अंडर 19 टीम के लिए सेलेक्ट होने ही वाले थे। रास्ता साफ था एक इंटरनेशनल करियर के लिए, पर यहाँ भी किस्मत पलटी मार गई और हाथ आया पर मुंह न लगा जैसी कुछ सिचुएशन हो गई। उनको क्रिकेट की गंदी राजनीति, चयन समिति, पॉलिटिक्स के चलते उनको बाहर कर दिया गया। मैदान से बाहर होना उनके लिए किसी पहाड़ टूटने जैसा था। एक 19 साल का लड़का जिसे पढ़ने लिखने में दिक्कत थी और अब खेलने से भी रोक दिया गया। आप सोचिए, आप यहाँ होते तो क्या करते? शायद आधे से ज़्यादा लोग यहाँ टूट जाते, लेकिन आदित्य नहीं टूटे। और यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी का अगला चैप्टर। उन्होंने मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। मुंबई आने के बाद आदित्य ने पहले लिरिक्स और डायलॉग्स लिखना शुरू किए। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि काबुल एक्सप्रेस फिल्म का जो वो फेमस गाना था, काबुल फिजा, उन्हीं के कलम से लिखा गया था। उनको प्रियदर्शन जैसे लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला, मेहनत की और सालों तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया। और फाइनली 2016 में उन्हें अपनी पहली फिल्म बनाने का मौका मिला, रात बाकी। और कास्ट में थे फवाद खान और कटरीना कैफ। शूट शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे, प्रिपरेशन पूरी थी, सेट्स लग चुके थे, लेकिन और तभी उरी में अटैक होता है हमारे जवानों पर और पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने की मांग उठी। आदित्य की सालों की मेहनत, उनका करियर का पहला बड़ा ब्रेक, और फिर से उनका सपना टूट गया। सबने कहा आदित्य का लक ही शायद खराब है, लेकिन आदित्य ने टूटने के बजाय उसी दर्द को अपनी स्क्रिप्ट में उतारा। जिस उरी के आतंकी हमले ने उन्हें रोका था, उसी दर्द को उन्होंने जोश में बदला और हिंदुस्तान को दिया एक नया स्लोगन, हाउस द जोश। जब दुनिया को लगा कि आदित्य का करियर खत्म हो गया है, वो घर के एक कोने में बैठकर सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें देख रहे थे। उन्होंने लगभग 6 महीने तक रिसर्च की, आर्मी ऑफिसर से मिले और एक ऐसी फिल्म लिखी जिसमें टेक्नोलॉजी और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो था। प्रोड्यूसर्स डर रहे थे कि एक डेब्यू डायरेक्टर इतनी बड़ी वॉर फिल्म कैसे बनाएगा, लेकिन आदित्य ने दिखा दिया कि उनका विजन किसी से कम नहीं था। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने ना ही सिर्फ उनको 250 करोड़ कमा के दिए, बल्कि देश में एक नया जुनून भर दिया। जब 66 नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान हुआ तो पूरे देश ने देखा कि एक बेस्ट डायरेक्टर का खिताब उस लड़के को मिला जिसे बचपन में स्लो कहा जाता था। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उनके उस मेहनत और लगन की जीत थी। उन्होंने बॉलीवुड को बताया कि बिना ओवर द टॉप मसाला के भी पेट्रियोटिक फिल्म्स ब्लॉकबस्टर बन सकती हैं। दोस्त, शायद सपने टूटते हैं ताकि उनसे और बड़ी सच्चाई बन सके। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य ने चुना अपने सबसे बड़ा ड्रीम,
द इमॉर्टल अश्वत्थामा। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी साई-फाई फिल्म होने वाली थी। लेकिन लेकिन किस्मत ने एक बार फिर आदित्य का रास्ता रोका। कोविड पैंडेमिक आई, बजट 300 करोड़ के ऊपर चला गया और स्टूडियोज ने पल्ला झाड़ लिया और पूरे 6 साल तक आदित्य मैदान से गायब रहे। लोग उन्हें कहने लगे कि वो सिर्फ एक वन हिट वंडर ही थे। इंडस्ट्री में ये बातें होने लगी कि आदित्य का टाइम अब एक सिर्फ नेशनल अवार्ड तक सीमित था, उनका समय खत्म हो गया। 6 साल तक गुमनामी में रहना एक डायरेक्टर के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन आदित्य धर हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने बचपन से ही इतना सब देख लिया था कि उन्हें पता था कि लाइफ इज नॉट फेयर। वो फिर से रिसर्च में लग गए, अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में। वो जानते थे कि जब वो वापसी करेंगे तो वो किसी मामूली धमाके के साथ नहीं बल्कि एक धुरंधर के स्टॉर्म के साथ आएंगे। और फिर साल 2025 में वो हुआ जिसने ट्रेड पंडित्स के होश उड़ा दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। धुरंधर। 6 साल का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन लेकर आदित्य फिर मैदान में उतरे। रणवीर सिंह का वो रॉ अवतार, संजय दत्त का वो खूंखार अवतार कहें, अक्षय खन्ना का वो स्वैग। आदित्य ने एक ऐसा एक्शन मास्टरपीस बनाया जो उरी से भी 10 कदम आगे निकल गया। पहले दिन 50 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेकर उन क्रिटिक्स के दांत खट्टे कर दिए जो उनको रिटायर्ड मान चुके थे। बॉक्स ऑफिस पर 1400 करोड़ की कमाई करके बिगेस्ट हिंदी ग्रॉसर का रिकॉर्ड बना दिया। और जो आदित्य को वन हिट वंडर मानते थे आज तरस रहे हैं कि आदित्य अपनी फिल्म में उन्हें एक रोल दे दे। दिस इज द पावर ऑफ नेवर गिव अप एटीट्यूड। लेकिन असली सर्जिकल स्ट्राइक अभी बाकी थी। धुरंधर 2 या कहें धुरंधर द रिवेंज। जहां पहली फिल्म ने बुनियाद रखी थी, सीक्वल ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए एक सपना होता है। बिगेस्ट पेड प्रीव्यूज रिकॉर्ड, हाईएस्ट हिंदी ओपनिंग एवर, फास्टेस्ट इंडियन फिल्म टू रीच 1000 करोड़, बिगेस्ट फ्रैंचाइज धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 बीटिंग बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा बाय अचीविंग 2400 करोड़ प्लस। आदित्य ने दिखा दिया कि इंडियन स्पाई मूवीज बिना किसी क्रिंज रोमांस या फालतू के गानों से भी हिट हो सकती हैं। इस फिल्म की सक्सेस ने यह प्रूव कर दिया कि आदित्य धर अब सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, अब वो एक ब्रांड बन चुके हैं। ये 2400 करोड़ उनका बचपन से डिसलेक्सिया, क्रिकेट में नाकामी, पहली फिल्म बनते बनते रह जाना और अश्वत्थामा के 6 साल के स्ट्रगल को झेलना और ना हार मानना का वो ट्रिब्यूट है जो जिंदगी ने उनको दिया है। इस फ्रेंचाइज ने बॉलीवुड की उस फेक प्रोपेगेंडा और स्पाई यूनिवर्स का घमंड मिट्टी में मिला दिया जो सिर्फ पेड रिव्यूज और फेक पीआर के दम पर चलते थे। जहां बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ग्रीन स्क्रीन और ओवर द टॉप ग्लैमर के दम पे अपनी फिल्मों को ग्लोबल हिट बनाते थे, वहीं आदित्य धर ने ग्राउंड रियलिटीज और ऑथेंटिक एक्शन से दिखाया कि असली स्पाई थ्रिलर क्या होती है। उन्होंने नकली टाइगर्स और पठान से बोर हो चुकी जनता को दिखाया कि रियलिटी क्या है। जब मैदान में असली धुरंधर उतरा तो बॉलीवुड के उन फेक यशराज यूनिवर्स की कलई खुल गई जिसमें हमारे स्पाइस पाकिस्तानी स्पाइस से प्रेम करते हैं। कुछ तो गद्दार भी होते हैं और पाकिस्तानी आर्मीज और स्पाइस हमारे दुश्मन नहीं है, ये बताया जाता था। ये अमन के चूतियापे का चूरन पब्लिक ने लेना अब बंद कर दिया है। आज आदित्य धर वहां खड़े हैं जहां उन्हें कोई छू नहीं सकता। वो आज सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, वो इंडियन सिनेमा के वो मैवरिक हैं जिन्होंने सिस्टम से लड़कर अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, ये सफ़र हमें सिखाता है कि हारना बुरा नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, बल्कि हार मान लेना बुरा है। आदित्य ने अपनी हर हार को जीत में बदला। वो बॉलीवुड के सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर्स के धुरंधर हैं। जैसा कि हमारे सुपरस्टार रजनीकांत ने भी अपने ट्वीट में कहा था ना, आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप। वो सच है। दोस्तों, ये तो मेरी राय थी आदित्य धर के बारे में। कालिंदी, मैं तुमसे भी राय लूंगा और आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको आदित्य धर की स्टोरी कैसे लगी। चाहे बचपन में डिसलेक्सिया हो, चाहे वो क्रिकेट को लेके नाकामी हो, चाहे वो एक कश्मीरी पंडित जिनकी स्टोरी हम लोग सब जानते हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। पूरा उनका बचपन नाकामी में गुजरा, फिर वो बम्बई आए, वहाँ पे भी स्ट्रगल किया। उनकी पहली फिल्म बनते बनते रह गई। उन्होंने लिरिसिस्ट एज अ काम किया पर वो भी उतना कुछ खास नहीं चला। फिर पहली फिल्म भी कचरे में गई। उसके बाद फिर दूसरी बनाने वाले थे तो कोविड आ गया। मतलब हार पे हार मिलते मिलते जब कितने लोग ऐसे होते हैं कालिंदी जो ऐसे मुकाम, इतना इतना पहली बात तो झेलने की सबकी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है, इतना झेलने की कैपेसिटी नहीं, पर इतना कुछ होने के बाद हार ना मानना और फिर वापस आते रहना, फिर जिंदगी ने क्या तोहफा दिया उनको।
और आज पूरे देश में क्या लहर है, तुम थोड़ा बात करो और फिर वीडियो। मैं सबसे पहले तो आदित्य धर के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि यार ये एक्स्ट्रा लेवल जो कॉन्फिडेंस है इस बंदे में, मुझे नहीं लगता किसी नॉर्मल इंसान में ऐसा पाया जाता है। अभी जिस तरीके की बायोग्राफी पढ़ा है इनके बारे में कि इन्होंने जिंदगी में सिर्फ हार देखी है, बचपन से लेके मतलब ये स्ट्रगल ही देखा है, अभी देखा है कि ऊंचाइयों पे पहुंचे और शिखर पे। डिसलेक्सिया जिन लोगों को नहीं पता है, तारे जमीन पर जो मूवी हाँ है पता है। वो है हाँ डिसलेक्सिया। बच्चों को जब पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं मन आता, नहीं लगता, नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता। समझ में नहीं आता, हाँ। अक्षर नहीं समझ में आता। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता था, क्रिकेट उसका बहुत बड़ा एम था, वहां भी नहीं पहुंच पाया, मतलब हर एक सीढ़ी पे एक नाकामी। उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप कि ऐसे फेज में बच्चे 18-19 साल की एज में जब जाते हैं, जब उनका पीक पढ़ाई लिखाई या स्ट्रगल ये कह दो कि अब हमको कुछ ना कुछ बनना ही है, और उसमें उस बंदे ने सिर्फ हार देखी है ना, हर जगह। तो ऐसे में लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। लेकिन यार इस बंदे का कॉन्फिडेंस तो देखो। और हम आम पब्लिक को, जैसे हम जैसे लोग हैं, छोटे छोटे दुखों से, छोटी छोटी चीजों से डिमोटिवेट होने लगते हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का पार्ट है ये आदित्य धर ने जो भी दिया है। पूरी हमारी आने वाली जनरेशन भी इसको देखेगी। और दूसरी चीज हम ये बोलेंगे कि एज एन डायरेक्टर क्या मास्टर माइंड प्लानिंग है यार बंदे की, ग्राउंड रियलिटी को एक सच्चे इमोशन में बदलना और जनता के उत्साह और दिल में इस तरीके से प्रेम भर देना। मैंने इतनी बड़ी मैं हो गई, 29-30 के अराउंड हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा कोई डायरेक्टर आया है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आएगा भी। इस तरीके का मास्टरमाइंड प्लानिंग कोई नहीं कर सकता है। और एक चीज ये जो मुझे सबसे ज्यादा अभी समझ में आई, अभी मैं बायोग्राफी जब सुन रही थी, बता रहे थे आप लोग को कि इस बंदे ने घिसी पिटी छोटी मोटी स्टोरी टेलिंग वाली कोई मूवी करने की नहीं सोची कि चलो लव दिखा दे, रोमांस दिखा दे, ऐसे घिसी पिटी स्क्रिप्ट कोई बना दे जो सारे डायरेक्टर्स कर रहे हैं आजकल। ठीक है, लड़की वहां की है तो लड़का वहां के दिखा दिया, गरीब दिखा दिया, अपंग दिखा दिया, पागल दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं। इसने ग्राउंड की रियलिटी को ढूंढा, इमोशन वाली चीजें ढूंढा, और दूसरी चीज जनता को एकदम पागल कर देने वाला काम किया है। आदित्य धर के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, स्पीचलेस हूँ। और ऐसे ऐसे स्क्रीन कास्ट को उन्होंने प्रेजेंट किया है कि मैं क्या ही बोलूं, निशब्द हूँ, यही एक चीज कहना है। तो ये थी हमारी सोच। आप अपनी राय को जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, आपको कैसा लगा इनके बारे में सुन के, जान के। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में।